हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है दास प्रथा। अंग्रेजी में इसे स्लैवरी रूल कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए दास प्रथा के बारे में इतिहास से सारी जानकारी इकट्ठा किया है। ये कैसे शुरू हुआ दास प्रथा, क्या ये हमारे इतिहास में मानवता पर एक कलंक है? बिल्कुल, एक मानवता पर यह एक कलंक है, क्योंकि इससे घटिया कुछ और हो ही नहीं सकता कि कहीं पर आप इंसान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसे उसके बच्चे से अलग कर रहे हो। माँ कहीं, बाप कहीं बिक रहा है, बच्चे कहीं और बिक रहे हैं। बाजार में, मंडी में इंसानों को आप बेच रहे हो। इसी को हम दास प्रथा कहते हैं। ये हमारे इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है। आप लोगों के लिए मैं सारी जानकारी लाया है। ये फ्रांस में भी था, यूरोप में भी था, इंग्लैंड में भी था, सऊदी अरब में भी था। सभी धर्मों के लोग एक भारत हिंदू को छोड़ करके सभी ने लोगों को बेचने और खरीदने का काम किया है। चाहे यूरोप हो या सऊदी अरब हो, एक भारत में कभी भी किसी इंसान को बेचा या खरीदा नहीं गया है। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी जानना जरूरी है। हमारे सारे बच्चों के लिए जो पेपर में भी और एग्जाम में भी, आईएएस के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं कि स्लैवरी रूल भारत में अंग्रेजों ने ही 1843 में कानून बना दिया था कि वैसे भारत में हो भी नहीं रहा था, लेकिन 1843 में अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था कि यहाँ पर कभी कोई लोग बेचा नहीं जाएगा। अमेरिका में 1865 ईस्वी में ये बदलाव किया गया, जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे और उन्होंने अमेरिका के कानून में संशोधन किया और उसके बाद स्लैवरी रूल को पूरी तरीके से एबोलिश खत्म कर दिया। उसी की वजह से, क्योंकि अमेरिका के जितने भी राज्य थे उसमें दास प्रथा काफी ज्यादा फलता फूलता था और इस वजह से लोग अब्राहम लिंकन से गुस्सा हुए। दास प्रथा के व्यापारी सब, और उनको 6 गोलियां मार दी गई इसी वजह से। लेकिन अब्राहम लिंकन जानते थे हमारे साथ ये घटना होगी, लेकिन वो इस नृशंस और घृणित प्रथा को, इस घृणित व्यापार को बंद करवा दिया। फ्रांस का जब आंदोलन हुआ था 1789 को, तो उस आंदोलन खत्म होने के बाद, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति खत्म होने के बाद सबसे अच्छा काम हुआ था दास प्रथा का खात्मा। लेकिन जब नेपोलियन आया, फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। ये एक सबसे बड़ी घृणित कार्य था नेपोलियन का, और नेपोलियन का इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप मानवता पर इस तरह का कलंक नहीं लगा सकते। कोई ऐसा करता है क्या? अरे भगवान से तो डरना चाहिए लोगों को। तो अब हम आपको बताते हैं कि यूरोपवासी ने तो बहुत जल्दी छोड़ दिया। वो क्या करते थे कि अफ्रीका के जंगलों में जाते थे, वहां पर कबीले लोगों को जाल में डाल करके, फंदे बनाकर उसे पकड़कर ले आते थे। उनको लकड़ियों, बांस में बांधकर बाजार में उतारते थे और उसे बेचते थे। मतलब उस इंसान से पूछा भी नहीं जाता था, कोई चीजें नहीं। क्या ऐसा इंसान के साथ कभी होता है? और यही हुआ है इंसानों के साथ। तो यूरोपवासी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब तो बंद कर दिए थे, लेकिन सऊदी अरब वाले भी बहुत ज्यादा इसका व्यापार किए हैं। अगर हम आपको बता दें कि पहले सऊदी अरब में कौन सा व्यापार था? कोई व्यापार ही नहीं था। गल्फ कंट्रीज में अगर जाओ तो विशेषकर सऊदी अरब के इकोनॉमी क्या था, उसका आधार क्या था? तेल? नहीं, उससे तेल तो उस समय निकाले नहीं जाते थे। क्या वहां पर बहुत उपजाऊ मिट्टी थी? बिल्कुल नहीं। वो भी नहीं था कि वो उपज करके उनका अर्थव्यवस्था चलता। तेल के अलावा कोई माइंस थे? बिल्कुल नहीं, माइंस भी नहीं थे। औद्योगिकरण के पहले अरब का तो छोड़िए, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या आधार था?
वर्ल्ड इकोनॉमी का आधार भी दास प्रथा ही था। उस समय में दो तरह के ट्रेड होते थे, और पहला ट्रेड था सिल्क रूट, जिससे चाइना को कनेक्ट होता था, व्यापार होते थे, और दूसरा था स्पाइस रूट, यानी कि मसाला रूट, जिसको भारत कंट्रोल करता था। लोग इसी दोनों रूट पर में, स्पाइस रूट और सिल्क रूट पर में समुद्री बेड़ा दौड़ता था, जहाजें दौड़ती थी, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ता था और व्यापार हुआ करता था। लेकिन कृषि उत्पाद तो इतना था नहीं, फिर व्यापार किस चीज का? व्यापार में जो मसाले का व्यापार हुआ भारत से, भारत अच्छा व्यापार कर लेता था और मसाले से। लेकिन और चीजें जो था जैसे कि दास प्रथा का, तो दास प्रथा कहां से लाते थे? अरबी लोग। मसाले तो मरुस्थल में कुछ ही उगा पाते थे, कुछ ही टाइप का मसाले वहां उग नहीं सकता। फिर ये मसाले कहां से उगाते थे, कृषि कार्य कहां से करते थे, और इनका इकोनॉमी चलता कैसे था, ये कैसे चलते थे? तो सबसे पहले सऊदी अरब के लोगों ने अफ्रीका के देशों में कब्जा जमाया, जिन्हें मगरिब यानी पश्चिम के देश कहा गया, और मोरतियाना, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया आदि देश में ये लोग व्यापार करना शुरू कर दिए, और वो भी दास प्रथा, अफ्रीका के इन देशों को कब्जा करने के बाद। दूसरा जो सऊदी अरब वालों का इकोनॉमी का जो इकोनॉमी चलाने का जो था, वो था रजिया। रजिया कह लीजिए रेड मारना या लूटपाट करना। रेशम मार्ग और स्पाइस मार्ग यानी कि मसाले मार्ग पर ये लोग काफी लूटपाट करते थे। वहां से जो व्यापारी गुजरते थे उनको लूट लिया। हालांकि कुछ व्यापारी जो थे वो उनको पहले से ही मनी तय कर देते थे, पैसा, कि हम इतना पैसा देंगे, हमारे माल को सुरक्षित जाने दो और नुकसान ना हो, इसलिए वो पहले ही मांडवाली कर लेते थे थोड़े पैसे देकर। चलिए, ये सब तो ऊपर की जितनी भी बातें थी वो तो ज्ञानवर्धन की बातें थी, और अब आपको दूसरे पहलू पर बताता हूं जिसके लिए जरूरी भी है। जब भी स्लेव यानी गुलाम की बात आती है तो मन में क्या उभर कर आता है आपको? जाहिर है मन में उभर कर सामने आएगा विभिन्न माध्यमों से, जहां जहां से आप पढ़े हो, किसी भी जगह से जो भी मन में आएगा वो एक हृदय विदारक तस्वीर होगा। यूरोपियन गोरे हो, अफ्रीकन को मोटे मोटे सिकरों में जकड़ के, चेन में बांध करके, उन्हें विभिन्न तरह की यातनाएं देते हुए यूरोपियन मार्केट में उतारते थे। और ये सब सच में मानव के इतिहास में निकृष्टतम कृत था। इससे निकृष्ट कृत कुछ हो ही नहीं सकता है। अफ्रीका के जंगलों में ये मासूम अफ्रीकन कबीले में रहते थे, घूमते थे, फिर इन्हें जाल फैलाकर और इन्हें पकड़ लिया जाता था। पकड़ के फिर स्लैब मार्केट में सब्जी मंडी की तरह इनको लाइन में खड़ा करके और फिर इसे बेचा जाता था। और उन पर जो क्रूरता की जाती थी उसका तो मिसाल देना भी संभव नहीं है, उसका उदाहरण देना भी संभव नहीं है। सिर्फ आप लोग अंदर से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनके साथ होता क्या था। अब प्रश्न उठता है कि इन गुलामों की जरूरत क्यों थी? इन लोगों को ला करके बांटने की और बेचने की जरूरत क्या थी? तो बात यह थी कि जब कोलंबस अमेरिका महाद्वीप की खोज किया तो यूरोपियन के नजर में वो सबसे उपजाऊ जमीन थी, और उपजाऊ सच में था भी। अब वो सोच रहे थे कि इन जमीनों पर काम कौन करेगा, इसलिए उन्हें अफ्रीकन से ज्यादा सस्ता कोई मिल नहीं सकता था। यही वजह है कि वो अफ्रीकन को उठाते थे। अफ्रीका के पश्चिम तट के अटलांटिक महासागर से होते हुए अमेरिका का रास्ता स्लेव ट्रांसपोर्ट चलता था, ट्रांस अटलांटिक स्लेव रूट था। वहां से ये लोग उसे लाते थे और अपने धंधा को चलाते थे, और ये धंधा 200 से 250 साल तक चला भी। बात फिर भी अपने पॉइंट पे अभी तक मैंने नहीं आया है, ये भी बस आपको भूमिका ही बांध कर दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्या ये स्लेवरी का ट्रेड यानी धंधा बस गोरों के द्वारा ही थी? नहीं, ये गोरों के द्वारा नहीं बल्कि सऊदी अरब के इस्लाम मूल के मुसलमान लोगों का भी था। वो
बड़े, और वो भी पहले से ही इस धंधे को चला रहे थे। अरबी लोग ये भी यूरोपियन को देख करके गुलाम की तलाश में निकलते थे, अफ्रीका आते थे, यहाँ से ये भी अफ्रीकन को पकड़ के और फिर उसे ला करके अपने बाजार में बेचते थे यूरोपियन को। और यही नहीं, अरबियन लोग यूरोपियन को भी दास का सप्लाई देते थे। लेकिन ईस्ट अफ्रीका में इन अरबियों ने कुछ ज़्यादा ही सक्रियता लगा रखी थी। वहाँ का इकोनॉमी का आधार ही यही था। जंजीबार जिसको तंजानिया कहते हैं, द्वीप मसाले के रूप में फेमस था ये। तो जंजीबार द्वीप पर मसाले की खेती के साथ साथ ये लोग वहाँ से स्लैब पकड़ के भी लाते थे और उसको यहाँ बेच देते थे। 650 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक धंधा बिना रुकावट चलता रहा। करीब 1300 वर्षों तक गोरों का, खैर 300 साल में ही ये धंधा खत्म हो गया, क्योंकि गोरे लोगों ने अंडरस्टैंड किया, बहुत सारे किताबें लिखी गई, लेखक आए, क्रांतियां हुई। उन क्रांतियों के जरिए गोरों को जल्दी ये बात समझ में आ गई कि नहीं, इंसान को बेचना और खरीदना ये पाप है, ये गलत है। लेकिन अभी तक अरबी लोगों को समझ में नहीं आया था। लेकिन अरबी लोग तो इसे 1300 साल तक स्लेवरी का धंधा चलाए। इनका धंधा अरब स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता है। और ये गोरों के स्लेवरी हिस्ट्री तो जान लेते थे, लेकिन अरबियों के स्लेव हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अरब जो स्लेवरी रूट चलाते थे उसके 2 रूट थे इनके पास। एक ट्रांस सहारा, जो सहारन अफ्रीकन कंट्री से अफ्रीकन्स को पकड़कर गुलाम बनाते और ऑटोमन साम्राज्य में बेच देते। दूसरा रूट था जंजीबार द्वीप, जिसमें तंजानिया, कीनिया, मोजाम्बिक, सूडान, सोमालिया, इथोपिया ये सब देश थे। यहाँ से ये लोग दासों को पकड़ के, अफ्रीकन को पकड़कर अरब, पर्सिया, इराक, ओमान आदि देशों में बेच देते थे। पकड़ना, खरीदना, बेचना ये सब काम आपको आसान लगता है, लेकिन ये आसान नहीं थी। ये भयावहता से भरी हुई थी, ये डरावनी थी, ये इतना ज़्यादा खौफनाक थी कि हम इसके बारे में सोचकर भी दहल जाते हैं। अपने कबीले के अंदर बाहरी दुनिया से अनजान, बेफिक्र होकर ये अफ्रीकन्स अपना जीते थे। ये भोले भाले लोग होते थे, अपने परिवार में हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन अचानक अरबियों का, यूरोपियन का इन पर रेड पड़ता था, सबको कैद कर लिया जाता था। किसी जानवर से कम यातनाएं नहीं दी जाती थी। इन्हें कंधों में लकड़ी डाल के वो मोटे मोटे रस्सियों से जकड़ कर, सीकरों और चेन से बांध करके, और तब इसे मरुस्थल में बिना खाए पिए मरुस्थल पार कराया जाता था। आधे से ज्यादा तो भूख से ही रास्ते में मर जाते थे, दम तोड़ देते थे। बचे खुचे को वो स्लेब मार्केट में बेचते थे। जहाजों के अंदर भी जब स्लैब को रखा जाता था तो सारे स्लेब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उसमें कोंच दिए जाते थे। उसके अंदर घुटन से ही आधे मर जाते थे। 1300 वर्षों के दौरान सिर्फ अरबी लोगों ने 17 से 20 मिलियन अफ्रीकन का स्लैब व्यापार किया। 17 से 20 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक लोगों को खरीदा, बेचा गया और उनको विभिन्न तरह की यातनाएं दी गई। अब यहां एक दिलचस्प आंकड़े पर गौर कीजिएगा। दिलचस्प आंकड़ा क्या है? यूरोपियन ट्रेडर्स मोस्टली मर्द गुलाम को ज्यादा पसंद करते थे और मर्द को खरीदते थे यूरोपियन वासी, क्योंकि और जो मस्कुलर हो, जो उसमें ज्यादा जान हो, दम हो, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम लेना होता था। और यूरोपियन में 3 में से 2 स्लैब मर्द ही खरीदे जाते थे। वहीं अरबियों में एकदम पूरा उल्टा था। 3 में से 2 स्लेव औरत होती थी और इन्हें अच्छे दाम मिलते थे। इन्हें अरब के हरम में बेचा जाता था और कई धनवानों के यहाँ पर में इन्हें बेचा जाता था। और धनवान लोग सब इन्हें रखेल के रूप में रखते थे, क्योंकि अरबियन के जो धनवान लोग थे उन्हें इथोपियन और सूडान के महिलाएं ज़्यादा पसंद थी। उनको अच्छे दाम पर ये खरीदते भी थे। मतलब स्लेव रूल काफी यहाँ पर में इन लोगों के लिए बढ़िया धंधा था। मर्दों का क्या करते थे? मर्दों को
सबसे पहले ये बधियाकरण कर देते थे, जिससे कि ये बाप ना बन जाए, इनके लिए इनका ऑपरेशन कर बधिया कर दिया जाता था, और यानी कि सीधा कहिए हिजरा बना दिया जाता था। हिजरा बनाने का प्रोसेस इतना कठिन था कि सिर्फ 10% लोग ही, 10% स्लेब ही बच पाता था हिजरे बनाने में, और सबके सब। अब हिजरे बने हुए स्लेब का कहां पर डिमांड था? इसका डिमांड राजघराने में था, क्योंकि अगर हिजरे रहेंगे तो रानी और महारानी और हरम के देखरेख के लिए उसके दरवाजे पर इनको एक वॉचमैन की तरह खड़ा किया जाएगा। और ये सब ईरान के राजघराने ज्यादा खरीदते थे हिजरों को, और वो इसलिए हिजरे खरीदते थे कि कहीं उनके हरम में महारानी रानी के साथ संबंध ना बन जाए, जिससे कि डीएनए मिक्स हो जाएगा तो इनका कुल खानदान जो है वो अफ्रीकन मिक्स हो जाएगा। इस वजह से ये लोग हिजरे ही पसंद करते थे और उनको रखते थे। लेकिन याद रखना, हिजरा बनाने के प्रोसेस में स्लेब में से सिर्फ 10% ही जीवित रह पाता था, 90% मर ही जाता था हिजरा बनाने के प्रोसेस में। अब यहां पर में ये रूल था कि अब स्लैब को किसी तरह का कोई छुटकारा है। हाँ, स्लैब में, अरब में ये रूल था कि अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लेते हो तो तुम्हारी स्लैबरी खत्म, और इस तरीके से तुम अपना एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हो। दूसरी तरफ महिलाओं में था कि जिन महिलाओं के साथ अरबी मुसलमान सब संबंध बना लिए और उनको बच्चा हो गया तो उन्हें भी स्लैब रूल से हटा करके इस्लाम बनाकर, क्योंकि अब बच्चा हुआ, वो बच्चे तो अरबियन हो गए और अरबियन लोग अब अपने बच्चे को विभिन्न कामों में लगा सकते हैं, और इस वजह से उनको भी फ्री कर दिया जाता था। अब ये अरब का जो नियम था, जहां पर स्लैब लोगों के लिए इतना कठिन, यूरोपियन लोग तो जल्दी इसे छोड़ दिए, लेकिन अरब ने इसे छोड़ा नहीं था। अरब इस्लाम अपना लिया, कोई स्लैब लोग तो बच गया, अगर कोई स्लैब इस्लाम नहीं अपनाया तो वो नहीं बच सकता था। और इस तरीके से ये स्लैब रूल इतनी भयावहता को प्राप्त था। यूरोपियन स्लैबरी का धंधा 16वीं सदी में शुरू हुआ था। फाइनली 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन के द्वारा इसका पूर्ण बैन हो गया। अरबियों और ब्रिटेन, यूरोप के दबाव के बावजूद अरबियन लोग इस धंधा को चला ही रहे थे, 20वीं शताब्दी तक चला रहे थे। 19वीं शताब्दी में इन्होंने 50,000 अफ्रीकन को बेचे खरीदे थे, और यही नहीं, मोरितानिया में तो 2007 तक अफ्रीकन को बेचे और खरीदे जा रहे थे, जिसे बाद में मोरितानिया में अपराध घोषित किया गया है 2007 में। अब आप लोग विचार कीजिए कि दुनिया में कौन अच्छा है। भारत कहीं से कोई किसी भी तरह का गुलामों का बेचने खरीदने का धंधा किया नहीं, लेकिन यूरोपियन और अरबी मूल के लोग जो अपने आप को कहते हैं हम शांति दूत हैं, हम अच्छे हैं, हम क्रूएल्टी और निर्दयता नहीं दिखाते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि नहीं, आपका इतिहास बिल्कुल कलंकित है। अरबियन का इतिहास, यूरोपियन का इतिहास कलंकित है, क्योंकि आपने किसी परिवार को अलग करके उसे बेचा, उसे खरीदा, उसे जानवरों से बदतर यातनाएं दी। लेकिन कुछ भी हो, आज हमारे दुनिया में अब ये स्लैब रूल नहीं है, और हम आपको ये नॉलेज इसलिए देने आए थे कि जो कुछ यूरोपियन और अरबी लोगों ने किया, दास प्रथा के द्वारा, दास व्यापार के द्वारा अफ्रीकन के साथ इन लोगों ने जो किया, कितने आक्रमणों को झेला। क्या भारत ने ऐसा कहीं किया? क्या भारत ने किसी पर आक्रमण किया? क्या भारत ने अफ्रीकन्स को लाकर खरीदा, बेचा? हाँ, हमारे देश में, भारत में शुरुआती दौर में कुछ छुआछूत जरूर था, लेकिन वहां भी इंसान खरीदे या बेचे नहीं जाते थे। यहाँ पर छुआछूत एक गलत प्रथा थी जो बिल्कुल खत्म था, लेकिन वहां भी कहीं पर में इंसानों को खरीदा या बेचा नहीं जाता था। लेकिन फिर भी आप देखोगे कहते हुए
कि अरब और यूरोपियन लोग बड़े अच्छे, शांति को बढ़ावा देने वाले, और भारतीय लोग असहिष्णु होते हैं। ये सब आपको सुनने को मिल जाएगा। हम भारतीय असहिष्णु नहीं हैं। हम आदिकाल, प्राचीन काल, पृथ्वी की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत से ही हम लोग सहिष्णु हैं। भारत सहिष्णु है। भारत सबके सामने हाथ जोड़ता आया है, सभी धर्मों का आदर किया है, वहाँ तक कि ये तो पीपल, गाय, जानवरों की भी पूजा कर देता है। और हम क्या दास व्यापार चला सकते हैं? हमारे अंदर सब दिन से एक बौद्धिक ज्ञान रहा है, भारतवासियों के अंदर एक बुद्धिजीवी वाला ज्ञान रहा है, और उसी ज्ञान से वो इसको, भारत को चलाता आया है। अरबियों की तरह नहीं कि जो दासों को किस तरह हिजरा बनाया, किस तरह उसे यातनाएं दी, कैसे अफ्रीकन इंसान को बेचा गया, यातनाएं दी गई, किस तरह यूरोपियन ने किया, ऐसा हम लोग नहीं हैं और नहीं थे और ना होंगे। तो आप लोगों को तय करना है दास प्रथा कैसा था, और आज भारतीय लोग पूरी दुनिया में सहिष्णु हैं या असहिष्णु हैं, ये आप लोगों को तय करना है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी दास व्यापार के बारे में, दास प्रथा के बारे में जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें लाइक देना, कमेंट देना। अगर गलत बोला हूं मैं तो भी कमेंट देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।